हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, कक्षा 12 की 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर इस समय हम पढ़ रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और इसमें एल्कोहल सबसे पहले हम देख रहे हैं और एल्कोहल के भौतिक गुण हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हमने स्टार्ट कर ली थी। और पहली जो कैटेगरी आपको बताई थी केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो थी कि ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज जो एल्कोहल में O और H, उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटने के कारण जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पहली कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हमने पढ़ लिया था और वो था एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अब उसको आगे बढ़ाते हैं और ऐसे कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, रासायनिक गुणों में जो अपनी कैटेगरी फर्स्ट चल रही है बच्चों, इसको गौर से देखें। आप सबको पता है कि ये कैटेगरी अपनी चल रही थी। इसमें हम बात करते हैं कि O और H के बीच का ये जो बंध है, इसका जब विदलन होता है, ये बंध जब टूटता है, यानी हाइड्रोजन ये बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन हट जाएगी और उसके स्थान पर कोई नया समूह जुड़ेगा। और इनमें हमने पढ़ लिया था कि ये जो अभिक्रियाएं हैं, इनमें 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। वो सारी बातें हमने क्लियर कर ली थी सारी बात। तो O और H के बीच का जो आबंध है, उसके विदलन, ये बंध टूटने के कारण होने वाली अभिक्रिया, ये कैटेगरी हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर ली थी। इसी को आगे बढ़ाना है। तो एसिडिक नेचर या अम्लीय व्यवहार तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद नंबर 2 पे यह आती है धातु हाइड्राइड से अभिक्रिया। पहली बात तो बच्चों ये समझें कि धातु हाइड्राइड का मतलब क्या होता है। जब भी किसी धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो तो उसको कहा जाता है धात्विक हाइड्राइड। जैसे सोडियम धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो तो यह हो गया सोडियम हाइड्राइड। सोडियम की संयोजकता 1 होती है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ गई। अगर इसकी जगह धातु मैग्नीशियम हो हमारे पास, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगी तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, MgH2, ये होगा मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो जब भी किसी धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो तो ये धात्विक हाइड्राइड कहलाते हैं। अगर धात्विक हाइड्राइड एल्कोहल के साथ क्रिया करे, एल्कोहल की धात्विक हाइड्राइड के साथ क्रिया से एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन एल्कोक्साइड बनते हैं और H2 गैस मुक्त होती है। इसका मतलब ये तो वही रिएक्शन हो गई सेम जो हमने धातुओं के साथ पढ़ी थी। धातुओं के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया, जो 1 नंबर अभिक्रिया हमने डिस्कस की थी, वो भी तो यही है। जब भी कोई धातु एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो एल्कोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। सेम रिएक्शन धात्विक हाइड्राइडों में है, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल देख लें इसका एक। चलिए अच्छा, पहले तो उसका मेथड देखते हैं अपन कैसे होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने लिख लिया ROH, एल्कोहल है ये। अच्छा, अब इसके साथ बच्चों हाइड्राइड लिख लिया मैंने, NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है बच्चों वो हट जाएगी, उसके स्थान पर सोडियम आ जाएगा। लीजिए RONA, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसको क्या कहेंगे हम, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल और ऑक्सीजन दोनों हैं, दोनों को मिलाकर कहा जाता है एल्कोक्साइड। और सोडियम जुड़ा हुआ है इसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड। पोटेशियम होता जुड़ा हुआ, पोटेशियम एल्कोक्साइड हो जाता है। तो एल्कोक्साइड्स बनते हैं। चलिए, और साथ में देखो एक हाइड्रोजन ये, दूसरी ये, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। सेम रिएक्शन है। जो रिएक्शन धातु देते हैं एल्कोहल के साथ, कि जैसे ही किसी धातु को एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एल्कोक्साइड बन जाता है, H2 गैस मुक्त होती है। सेम वही बात इसमें है धात्विक हाइड्राइड के साथ। इसमें भी वही एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। चलिए एथेनॉल को लेकर एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आ जाओ,
C2H5OH, ये हो गया अपना 2 कार्बन वाला एल्कोहल एथेनॉल। सोडियम हाइड्राइड के साथ बच्चों इसकी अभिक्रिया करवा दी, सोडियम यहां जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5ONA और साथ में H2 गैस मुक्त हो गई। नाम बता दो फटाफट इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम, और ये कौन सा एल्कोऑक्साइड है? एथोक्साइड, क्योंकि 2 है ना इसमें कार्बन, एक कार्बन होता है तो मेथोक्साइड, 2 कार्बन होते हैं तो एथोक्साइड। तो नाम इसका हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। ये लो बच्चों, ये नाम हो गया इसका। तो धात्विक हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया है वो बिल्कुल सिंपल, अलग से कुछ ध्यान में रखना ही नहीं है आपको। जो धातु की अभिक्रिया होती है ठीक वैसी अभिक्रिया किसकी है? धात्विक हाइड्राइड की। आगे बढ़ जाएं, क्लियर है बात? चलिए अब इसमें रिएक्शन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों हम। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर हैं उनमें कई बार ये अभिक्रिया आएगी अपने सामने, कई बार पढ़ना है इसको अपने को। एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। एस्ट्रीकरण या एस्ट्रीफिकेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है बच्चों। इसका मतलब होता है एस्टर का निर्माण, एस्टर का बनना ही एस्ट्रीकरण है। पहली बात तो आपको बताया भी है, एक बार फिर से उस बात को मैं रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि एस्टर होता क्या है। एस्टर दरअसल अम्ल का व्युत्पन्न है, अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बच्चों संरचना आप सबको ध्यान में है, RCOOH, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसका OH हटकर उसके स्थान पर कोई नया समूह जुड़ जाए तो उसको हमेशा कहा जाता है उस अम्ल का व्युत्पन्न, क्योंकि वो उस अम्ल से बना है, उस अम्ल से डिराइव किया गया है उसको, इसलिए वो अम्ल व्युत्पन्न हो गया। अगर यहां पर OH हटकर उसके स्थान पे अगर आता है OR समूह, OR समूह को कहते हैं एल्कोक्साइड, अभी अपन बात कर रहे थे ना, R एल्किल और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाते हैं एल्कोक्साइड। अगर OH हटकर एल्कोक्साइड आ गया तो ये क्या बन जाएगा? RCOOR, उसका नाम ही क्या है? एस्टर है। तो एस्टर क्या है? एस्टर अम्ल व्युत्पन्न है, और इस एस्टर का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है एस्ट्रीकरण। कैसे बनता है एस्टर? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक अणु तो कार्बोक्सिलिक, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और सामने उसमें जुड़ने के लिए RO देने का काम कौन करेगा? ROH, एल्कोहल। कौन करेगा? एल्कोहल। तो एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एक अणु एल्कोहल का जब क्रिया करते हैं एस्टर बन जाता है। यही बात यहां पर लिखी है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल की सांद्र H2SO4, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल की सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में क्रिया से एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एस्टर बनते हैं। अब सारी बात को, एक एक चीज को हम समझेंगे। सांद्र H2SO4 क्यों जरूरी है, किस तरह से बनता है, मैकेनिज्म में लिख रहा हूं, इसको बड़े आराम से आपको देखना है, समझना है। चलिए पहले इसमें कौन भाग ले रहा है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो संरचना लिख लें अपन, ये हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल की RCOOH, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके साथ क्रिया कौन कर रहा है? एल्कोहल। ये एल्कोहल लिख लिया बच्चों मैंने। तो अमूमन तो हम एल्कोहल को ROH ऐसे लिखते हैं, मैंने इसको इस उल्टे क्रम में इधर से ROH क्यों लिखा? क्योंकि हमें जल का अणु निकलता है, ये बात आपको थोड़ी सी समझानी है, इसलिए मैंने लिखा। कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? बात वही है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के अणु आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो OH और एल्कोहल का H, ये दोनों मिलकर जल का अणु बनाते हैं। तो OH हटा तो यहां पर रिक्त संयोजकता हो गई, सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। ये बंध टूटा तो इस ऑक्सीजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया।
तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन उन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बना लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ जाएंगे तो बच्चों देखना क्या बनेगा, RCO, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो OR, क्या बन गया, एस्टर। एस्टर, और एस्टर बनने को ही तो कहते हैं एस्टरीकरण। क्लियर है बात कि एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एक अणु एल्कोहल का, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं, इसको एस्टरीकरण कहा जाता है। अच्छा, इसमें अब ये समझते हैं हम कि सांद्र H2SO4 इसमें क्यों लिया। सांद्र H2SO4 क्या करता है, सांद्र H2SO4 जल के अणुओं के निष्कासन में मदद करता है। ये देखो इसमें OH H मिलकर जल के अणु निकालेंगे ना, ये क्या करता है, सांद्र H2SO4 जैसे जैसे जल के अणु बनते रहेंगे उनको एब्जॉर्ब करता रहेगा ये, तो उत्पाद ज्यादा मात्रा में इकट्ठे नहीं होंगे, अभिक्रिया अग्र दिशा में आसानी से बढ़ेगी। जल के अणु को निकलने में, निष्कासन में मदद करता है ये, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में तेजी से होती है, और जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाएं वही तो उत्प्रेरक होते हैं। तो इसमें सांद्र H2SO4 इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। देखो H2SO4 जब तनु अवस्था में होता है तब तो जल का अणु देने का काम करता है, जल अपघटन में काम में लेते हैं उसको, और जब सांद्र होता है तो वो जल का अणु लेने का काम करता है। ये कुछ कंसेप्ट हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो हमें ध्यान में होने बहुत जरूरी हैं। उसी से हमें अभिक्रिया में जैसे सांद्र H2SO4 हम देखते हैं तुरंत दिमाग में आ जाता है कि इसमें निर्जलीकरण होगा, जल के अणु का निष्कासन होगा। लिख लीजिए बच्चों यहां पर सांद्र H2SO4, तो ये एस्टरीकरण अभिक्रिया हो गई। चलो ये तो एक कॉमन हमने सबके सूत्र लिख करके अभिक्रिया को समझा कि ऐसे होती है ये अभिक्रिया। अब एक इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन, उससे बात बिल्कुल अपने अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में ले लेता हूं 2 कार्बन वाला CH3COOH, 2 कार्बन वाला अम्ल है बच्चों। ये सामान्य नाम जिस नाम से ये प्रचलित है इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। आईपीएसी नाम इसका आप लिखना चाहें तो एथेनोइक अम्ल। ये आएगा अपने आगे पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल मैंने ले लिया बच्चों एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल, समझ गए आप। कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और यहां पर एल्कोहल का H। ये जो बार बार मैं बात कर रहा हूं, देखो OH इधर भी है, OH इसके पास भी है, OH इसके पास भी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला OH लेना है हमेशा, एल्कोहल का H लेना है, ध्यान रखें इस बात को आप हमेशा। इसीलिए तो ये एल्कोहल की इस कैटेगरी वाली अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और H के बीच का बंध टूटता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी ये। चलो उत्प्रेरक के रूप में है बच्चों सांद्र H2SO4। कौन सा एस्टर बना फटाफट देख लें, आप खुद देख लें। CH3CO, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, और आगे जुड़ गया OC2H5, OC2H5। एथिल एथेनोएट इसका नाम होता है, एथिल एथेनोएट। एस्टर आएंगे अपने आगे, उनमें उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, एल्किल एल्केनोएट के रूप में, वो सारी बातें बाद में देख। फिलहाल आपको नाम के चक्कर में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि एस्टर का क्या नाम होगा। आपको यह समझना है कि एस्टर बनता कैसे है। और ये जो एस्टरीकरण अभिक्रिया अगर आपको ध्यान में हो तो एल्कोहल निर्माण की विधियों में ये उल्टी दिशा में ये अभिक्रिया पढ़ी थी हमने। एल्कोहल बनाने की विधियों में एक विधि आपको बताई थी एस्टर के जल अपघटन से। तो उसमें एस्टर होता है, उसके साथ में प्लस H2O यानी उसका जल अपघटन होता है, तो एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनता है और एक अणु एल्कोहल का बनता है। ध्यान में है क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। जल का अणु अगर सांद्र H2SO4 की सहायता से निकल रहा है, एस्टर बनेगा। एस्टर को जल का अणु दे दिया जाए तो वापस ये एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अणु एल्कोहल का बना लेता है। क्लियर है बात एस्टरीकरण की? आगे बढ़ जाऊं मैं इसके बाद। चलिए अब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी नंबर
नेक्स्ट जो है अपनी 4 नंबर उसकी ओर बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए इसकी ओर बढ़ जाते हैं। और आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, एसिलीकरण, एसिलेशन। एसिलीकरण का मतलब बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल है कि एसिल समूह का जुड़ जाना। जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक वैसे ही एसिल समूह का जुड़ना एसिलीकरण। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई एसिल समूह होता कौन सा है, वो हमें पता होना चाहिए कि ये होता है एसिल समूह। तो एसिल समूह कौन सा है उसकी जानकारी ले लें बच्चों। ये देखिए एसिल समूह एसिड से प्राप्त होता है। ये रहा आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी मैंने बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH हटकर उसके स्थान पर कोई नया समूह जुड़ता है तो वो अम्ल व्युत्पन्न बनते हैं। ठीक है, और ये जो समूह बचा हुआ है इसमें RCO, इसी का नाम एसिल समूह है। RCO ये एसिल समूह है। ये समूह अगर किसी पदार्थ में, किसी यौगिक में जुड़ता है तो उसको हम कहेंगे एसिलीकरण। क्लियर बात? चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। जब अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड से हो, या तो अम्ल क्लोराइड हो। अम्ल क्लोराइड कब होगा बच्चों? जब OH की जगह Cl जुड़ा हुआ रहेगा, RCOCl। अम्ल एनहाइड्राइड कब होगा? जब OCOR आगे जुड़ा हुआ रहेगा। तो H परमाणु यानी अल्कोहल का जो H परमाणु है वो हट जाएगा और वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा? एसिल समूह। अभी हमने समझा है RCO, इसको कहा जाता है एसिल समूह। एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस हो जाता है और एस्टर बनते हैं। बहुत प्यारी सी रिएक्शन। देखिए इस सारी बात को अपन ने कहा, इसका क्या मतलब है बच्चों अभी क्लियर हो जाएगा। अम्ल क्लोराइड ले लूं मैं एक, ये लीजिए अम्ल क्लोराइड ले लिया मैंने, RCOCl। अभिक्रिया किसके साथ? अल्कोहल के साथ। लीजिए ये आपका हो गया अल्कोहल, ये ROH। ये अभिक्रिया बच्चों मोस्टली जो क्षार होते हैं जैसे पिरिडीन है उनकी उपस्थिति में होती है। इसका कारण भी आपको बताऊंगा। PY है वो पिरिडीन का सिंबल है, कारण बताऊंगा इसका, अभी आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। ये यहां पर अल्कोहल का H और अम्ल क्लोराइड का Cl मिलकर क्या बनाएंगे? HCl, इसलिए क्षार लिया यहां पर। अगर यहां पर उत्प्रेरक के रूप में क्षार लेंगे तो जैसे ही अभिक्रिया में अम्ल बनेगा उस अम्ल को ये क्षार उसके साथ क्रिया करके उसको लवण में बदलकर अभिक्रिया से हटा देगा। तो उत्पाद ज्यादा मात्रा में इकट्ठे नहीं होंगे, उत्पाद उसको हटाते जा रहे हैं अभिक्रिया में से, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में तेजी से होती है। तो उत्प्रेरक का काम कर दिया इसने। तो क्षार क्यों लेते हैं इस अभिक्रिया में? ताकि ये उत्पाद के रूप में बनने वाले अम्ल को हटाता रहे और अभिक्रिया अग्र दिशा में तेजी से चलती रहे, इसलिए लेते हैं। चलिए अब क्या बचा, एस्टर कैसे बना वो देख लेते हैं। तो RCO और आगे बच्चों क्या जुड़ गया? OR, ये HCl बन गया एस्टर। अब इस अभिक्रिया को एसिलीकरण क्यों कहा? क्योंकि अल्कोहल में एसिल समूह जुड़ा है। देखिए ROH अल्कोहल लिया था हमने, H हटकर उसके स्थान पर एसिल समूह आ गया तो एसिलीकरण हो गया। यही तो कहा है हमने कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब अम्ल क्लोराइड से होती है तो H परमाणु किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है? एसिल समूह द्वारा। देखिए हो गया, ROH था, H है वो एसिल समूह द्वारा रिप्लेस हो गया। और किसी भी पदार्थ में एसिल समूह का जुड़ना एसिलीकरण कहलाता है। क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए अब इसमें एक उदाहरण बच्चों ले लेता हूं मैं, इसको हटा दूं मैं। क्लियर है बात आपके? ये ओके। चलिए अब इसमें उदाहरण ले लो। अम्ल क्लोराइड का उदाहरण मैंने ले लिया, CH3COCl, एथेनॉइल क्लोराइड। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है अम्ल क्लोराइड क्यों है कि CH3COOH, OH को हटाकर Cl लिया तो अम्ल का क्लोराइड व्युत्पन्न हो गया।
ओके, चलिए अब सामने मैंने एल को ले लिया एथेनॉल, पिरिडीन की उपस्थिति में है ये, H और Cl बना लेंगे HCl, तो ये क्या बच गया देखो CH3CO, आगे बच्चों जुड़ गया OC2H5 और साथ में HCl, तो CH3CO OC2H5 बन गया एस्टर, एसिल समूह जुड़ गया। अब यहां पर देखो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि एक तो एसिलीकरण शब्द आता है और एक एसिटिलीकरण शब्द आता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे बार बार इसमें कि ये एसिलीकरण है या एसिटिलीकरण है, क्या है ये। कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एसिटिलीकरण, जबकि यहां पर अपन ने लिखा है एसिलीकरण। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है। दोनों सही कैसे हैं? एसिलीकरण का मतलब तो ये तो ब्रॉड चीज हो गई, कोई भी एसिल समूह हो सकता है। RCO है तो RCO में R कोई भी समूह हो सकता है, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन। लेकिन एसिटिल जो शब्द है उसका मतलब, एसिटिल शब्द कब आता है? जब CH3CO शब्द जुड़ा हुआ हो। इस समूह का नाम होता है एसिटिल। इस समूह का नाम क्या है बच्चों? एसिटिल। तो अगर यह समूह जुड़ता है, CH3CO अगर जुड़ता है जैसे इस अभिक्रिया में जुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एसिटिलीकरण। तो वास्तव में एसिटिलीकरण है वो एसिलीकरण का ही एक प्रकार है। एसिलीकरण में कोई भी RCO समूह हो सकता है, सारे एसिलीकरण है। लेकिन एसिटिलीकरण केवल तभी कहेंगे जब उसमें CH3CO समूह जुड़ रहा हो। इस पूरे यौगिक का नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्लोराइड को Cl को हटा दिया, क्या बच गया? एसिटिल। और अगर एसिटिल जुड़ता है तो उसको कहेंगे एसिटिलीकरण। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वो एसिलीकरण है या एसिटिलीकरण है, दोनों ही ठीक हैं। और एसिटिलीकरण है वो एसिलीकरण का एक प्रकार है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप सामने देख रहे हैं कि जो पहली कैटेगरी थी बच्चों वो सारी क्लियर कर चुके हैं। पहली कैटेगरी जिसमें हमने ये पढ़ा कि एल्कोहल में जो O और H के बीच का बंध होता है वो जिन अभिक्रियाओं में टूटता है, वो अभिक्रियाएं हमने कैटेगरी A में पढ़ी, वो सारी देख ली। क्लियर है दिमाग में आपके बात सारी? चलिए अच्छा, अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट जो कैटेगरी है, जो B कैटेगरी है, वो देखिए एल्कोहल के COH यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड आता वो अगर टूटता है, उस आबंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं इसमें हम पढ़ेंगे। तो बताओ, इसमें C और OH के बीच का बंध टूट गया, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें पूरा का पूरा OH समूह हटेगा और OH समूह हटकर उसके स्थान पर कोई नया समूह जुड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये एल्कोहल के रिएक्शंस की। और इनमें से जो अभिक्रियाएं हैं वो बहुत सारी अभिक्रियाएं, हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है उसमें रिपीट होती हैं, लगभग सारी अभिक्रियाएं आ जाएंगी वो। तो यहां अच्छे से उनको आप देख लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए पहली बात तो देखो बच्चों, पहले वाली जो कैटेगरी हमने देखी थी वहां उन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या था? 1 डिग्री उनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील थे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन ये वाली जो है इनमें पहले ये समझ लेते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले ये बात हम समझ लेते हैं कि इनमें एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो बच्चों इन अभिक्रियाओं में एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होते हैं, 2 से 3 डिग्री ज्यादा क्रियाशील। क्यों? इसका लॉजिक बताऊं मैं आपको। इसका कारण यह होता है, देखो यहां पर समझो आप, C और OH के बीच का बंध टूटेगा तो OH किस रूप में निकलेगा? OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस निकलेगा तो कार्बन पर बच्चों कैसा आवेश रहेगा? प्लस। और कार्बन पे प्लस आवेश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन या कार्बोनियम। और 11th क्लास में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो कार्बोनियम आयन होते हैं उनका स्थायित्व का क्रम आपको ध्यान में है क्या? कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्थायी होता है? 3 डिग्री।
कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम यह होता है 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्थायी और 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है। और क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन बन रहा है, कार्बन पे प्लस आवेश आ रहा है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होंगे? क्योंकि जैसे ही वो कार्बोनियम आयन में बदलेंगे उनका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। हर यौगिक उस परिवर्तन की ओर हमेशा बढ़ता है जिससे उसके स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो नीचे जितने भी इस कैटेगरी के हम बच्चों रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें सब में आपको ध्यान रखना है कि उनमें 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। बात समझ में आ गई आपके? क्यों होंगे? क्योंकि इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनता है और 3 डिग्री से बनने वाला जो 3 डिग्री कार्बोनियम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्थायी है। क्लियर बात? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम इसके बाद। और इस कैटेगरी में पहली अभिक्रिया देखो, पहली अभिक्रिया बड़ी जबरदस्त अभिक्रिया आई है अपने हैलोजन अम्ल HX के साथ क्रिया। हैलोजन अम्ल HX में ये हो जाएंगे HF, HCl, HBr, HI, ये सारे हैलोजन अम्ल हैं, जानते हैं आप। अब अगर किसी भी एल्कोहल की हैलोजन अम्ल यानी HX के साथ अगर क्रिया होती है तो हेलो एल्केन बनते हैं। तो हेलो एल्केन वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये हेलो एल्केन को बनाने की विधि में वापस रिपीट हो जाएंगी ये सारी। मैंने शुरू में आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्टली जो रिएक्शन है बार बार रिपीट होती है, इतनी ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, ये बार बार रिपीट होती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार कितनी रिएक्शन है, जबकि है नहीं, कुछ नहीं है। जितनी रिएक्शन आप टोटल पढ़ रहे हैं तो उनकी 20% ही वो तो रिपीट हो रही है, बाकी तो। चलिए इसमें देख लेते हैं अपन। बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको अपन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इनको? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्योंकि जैसे इसमें OH माइनस हटेगा तो OH माइनस जिसके ऊपर होता है वो नाभिक स्नेही होता है। एक नाभिक स्नेही हट रहा है, दूसरा उसके स्थान पे आ रहा है, सिंपल बात। चलिए देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो बच्चों बहुत अच्छी है, देखते ही समझ में आ जाएगी बात आपको। ROH इसकी अभिक्रिया किसके साथ है? HX। तो देखते ही आपको पता लग गया कि हाँ ये तो जल बन गया। ROH H जल बन गया तो क्या बच गया? RX। यही तो होता है हेलो एल्केन। अब इसमें 4 तरह के अपने पास हैलोजन अम्ल हैं बच्चों। फ्लोराइड जो होते हैं उनके न तो उत्पाद इतने उपयोगी होते हैं, न बाकी हैलाइडों की तरह आसानी से वो अभिक्रिया करते हैं। तो जब भी हैलोजन अम्लों की हम बात करते हैं तो इन 3 के बारे में हम विशेष रूप से बात करते हैं। इन तीनों में देख लेते हैं अपन एक एक करके। तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो ध्यान में रखना आपको। ये बात जो मैकेनिज्म हो समझ गए आप? एल्कोहल का OH हटेगा, उसके स्थान पर HX का X आ जाएगा, तो ऐसा होने से हेलो एल्केन बन जाएगा। सामान्य पद्धति में आप कहेंगे इसको तो आप बोलेंगे एल्किल हैलाइड, और IPSC में हम कहेंगे तो हम कहेंगे हेलो एल्केन। चलिए इसको मिटा दूं मैं। अब तीनों के एक एक करके बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने यहां पर ले लिया ROH। तीनों में क्या फर्क आपको, जो फर्क इनमें आता है वो आपको कैसे ध्यान में रखना है, क्या वास्तव में इनमें अंतर है, इसकी हम बच्चों थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, मामूली मामूली बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम बच्चों बात कर लेते हैं HCl के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो क्या स्थिति है। तो इसमें अपने को कैटलिस्ट के रूप में बच्चों लेना पड़ता है ड्राई ZnCl2। ड्राई ZnCl2 ये कैटलिस्ट के रूप में लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है ये बात भी आपके अभी समझ में आ जाएगी, अभी समझ में आ जाएगी तुरंत ये। चलिए इसकी अभिक्रिया HCl और दिख रहे हैं ना दोनों आपको, तो OH H तो क्या बन जाएगा बच्चों? RCl प्लस H2O। तो ड्राई ZnCl2 का काम है ये H2O के निष्कासन में मदद करता है। H2O ड्राई शुष्क है ये,
H2O को एब्जॉर्ब करेगा ये, और जैसे जैसे H2O को हटाता रहेगा अभिक्रिया अग्र दिशा में आसानी से होती रहेगी। इसलिए कैटलिस्ट के रूप में यहां पर ड्राई ZnCl2 काम में आता है। चलिए HCl तो हो गया, अब HBr की बात करते हैं। HBr के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो 48% इसका सॉल्यूशन काम में लिया जाता है बच्चों। HBr का रिएक्शन तो आप समझिए, वही इसमें RCl बना है, इसमें क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा। अगर आप HI के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इसका लगभग 85% सॉल्यूशन आपको काम में लेना होगा। अब की बार बन जाएगा आयोडाइड प्लस जल। रिएक्शन का जो तरीका है, मैकेनिज्म है, वो क्लियर है आपके, समझ में आ गई अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि भाई इसमें जलकाणु तो तीनों में ही निकल रहा है, इसमें जलकाणु निष्कासन करवाने के लिए हमने ड्राई ZnCl2 लिया, तो फिर इन दोनों में क्यों नहीं? यह प्रश्न आपके दिमाग में आया कि नहीं आया है? बोलो फटाफट, आया कि नहीं आया? आया है ना? चलिए इसका बच्चों कारण ये होता है, कारण इनकी क्रियाशीलता में छुपा हुआ है इनका। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि HCl, HBr, HI, इन तीनों में से हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन और Br, हाइड्रोजन और I, इनके बीच में सबसे कमजोर बंध किसमें है? इनमें। ठीक है, तो ये बंध ये तो इतने क्रियाशील हैं, इनका बंध इतना कमजोर है कि वो आसानी से टूट जाता है। इसमें HCl में हमें ZnCl2 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये बंध प्रबल है, आसानी से टूटता नहीं है, जलकाणु आसानी से बनाता नहीं है, इसलिए उसके लिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ा। ये तो दोनों एक्टिव हैं, इनका बंध कमजोर है, ज्यादा क्रियाशील है, बिना उत्प्रेरक लिए भी इनका आराम से अपघटन हो जाता है और जलकाणु ये बना लेते हैं। क्लियर है बच्चों बात? चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। ओके, ये आगे बढ़ गए बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आपके सामने आ गई, फॉस्फोरस हैलाइडों से क्रिया। फॉस्फोरस हैलाइडों से क्रिया, एल्कोहल की PX3 और ये PX है, यहां पर PX5, अच्छे से नोट कर लेना बच्चों इसको। एक तो है PX3 और दूसरा है PX5। दो तरह के हैलाइड बनाते हैं फास्फोरस, या तो हैलोजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हों उनके साथ, या 5 जुड़े हुए हों। जैसे क्लोरीन की हम बात करें तो एक तो बनाएगा PCl3 और दूसरा ये बना लेगा PCl5। फास्फोरस के हैलाइडों के साथ क्रिया होती है तो इससे भी हेलो एल्केन बनते हैं। ये रिएक्शन भी हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है उसमें संश्लेषण की विधियों में फिर से रिपीट होगी, ऐसी की ऐसी, सेम एज इट इज। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं मैंने आपको कहा रिपीट हैं, देख लेते हैं इसको। चलिए सबसे जो कॉमन है इसमें PCl3 PCl5, इसके आधार पर बच्चों में बता देता हूं आपको। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया देख ली हमने, ROH प्लस PCl3, और दूसरी रिएक्शन अपन देख लें आगे। एक बार मिटा देता हूं इसको मैं ना, जाके स्पेस अच्छा मिल जाए अपने को। ROH PCl3, दूसरी में लिख लूं बच्चों ROH PCl5। तो दोनों टाइप की एक एक अभिक्रिया हो जाएगी, एक X3 यानी ट्राइक्लोराइड वाली और दूसरी अपने कौन सी हो जाएगी, पेंटा हैलाइड वाली। चलिए अब इस अभिक्रिया में किस प्रकार से होगी अभिक्रिया देखो। PCl3 में 3 Cl हैं, एक Cl तो एल्किल समूह के साथ जुड़ेगी तो ये बनेगा RCl। क्लियर बात? एक Cl H के साथ जुड़कर बच्चों बना लेगी HCl। अब क्या क्या बच गया इसमें, फास्फोरस बच गई इसमें, और अच्छा PCl3 वाली है, ये PCl3 वाली है। PCl3 वाली में बच्चों 3 एल्कोहल के अणु काम में लेने पड़ते हैं। क्यों काम में लेने पड़ते हैं? क्योंकि इसमें Cl तीनों के तीनों R के साथ जाएंगी, ये बनेगा 3RCl। और यहां पर ये बच्चों साथ में क्या बन गया,
तीन तो H बच गए, एक फास्फोरस बच गया, तीन ऑक्सीजन बच गई, तो ये मिलकर बनाते हैं H3PO3। मैं PCl5 के हिसाब से पहले आपको बताने लग गया, ये रिएक्शन होती है PCl3 की। PCl3 का एक अणु तीन एल्कोहल के अणु के साथ अभिक्रिया करने में सक्षम है। तीन अणु RCl यानी एल्किल क्लोराइड के, और साथ में बन जाएगा H3PO3। अब PCl5 की रिएक्शन देख लेते हैं। अभी जो हम आपको बता रहा था, एक अणु बन गया RCl का बच्चों, और एक अणु बन गया HCl का, और अब क्या बच गया इसमें देखो, एक तो फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और तीन क्लोरीन, ये मिलकर बना लेंगे POCl3। POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये बन जाएगा इसमें। तो दोनों रिएक्शन में काम वही हो रहा है, दोनों का ही काम क्या है, PCl3 PCl5 दोनों का ही काम है एल्कोहल में जो OH है उसको हटाकर उसके स्थान पर Cl को जोड़ना। सेम काम करते हैं दोनों। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, काम तो दोनों का सेम है, ठीक है, बात समझ में आ गई है तो, लेकिन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है, दोनों में से ज्यादा सक्षम कौन है इस काम को करने में? तो ज्यादा सक्षम कौन है? PCl3। क्यों PCl3 ज्यादा सक्षम क्यों है, क्या कारण है इसका? क्योंकि PCl3 का एक अणु एल्कोहल के तीन अणुओं को क्लोराइड में बदलने में सक्षम है, जबकि PCl5 का एक अणु एल्कोहल के एक ही अणु को बदलने में सक्षम है। ये कारण है कि PCl3 इसमें ज्यादा एफिशिएंट है। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में दोबारा डिटेल से आएगा पूरा। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया बच्चों इस कैटेगरी में नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, काफी बार क्वेश्चन आता है इस पे, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। थायो शब्द किसके लिए आता है? सल्फर के लिए। ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना थायोनिल क्लोराइड, इसका ये फॉर्मूला होता है बच्चों SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल की SOCl2 के साथ अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड बनते हैं, और इस अभिक्रिया में भी क्षार के रूप में पिरिडीन बच्चों उपस्थित रहती है। पिरिडीन इसमें उपस्थित रहती है। पिरिडीन का क्या काम होता है इसमें? पिरिडीन का काम अभी पता लग जाएगा। अम्ल बनेगा, उसको हटाने में क्षार काम में आएगा। देख लें अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एल्कोहल लिख लो मैं यहां पर ROH प्लस किसके साथ अभिक्रिया है? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये लो, ये रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति बता दी है बच्चों यहां पर। अब OH हटेगा, उसके स्थान पे Cl आएगा, तो ये RCl, H और Cl बना लेंगे HCl। ऊपर की तरफ मैंने एरो किया है, इसका मतलब हम ये बताने जा रहे हैं कि इस अभिक्रिया में ये जो HCl बना वो गैसीय उत्पाद है। और अब बच्चों क्या बच गया इसमें? SO और एक ऑक्सीजन, ये तो ये बन गई SO2 गैस। ये होती है डार्जन रिएक्शन। जब भी किसी एल्कोहल के साथ SOCl2 की अभिक्रिया होती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है, और ये एल्किल क्लोराइड को प्राप्त करने की, ये बात इसमें नोट करेंगे बच्चों आप, ये है RCl एल्किल क्लोराइड बनाने की श्रेष्ठ विधि है बच्चों। ये श्रेष्ठ विधि है क्यों है सबसे अच्छी विधि? देखो शुरू में हमने पढ़ी HCl के साथ अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ, उसमें भी क्लोराइड बनते हैं। फिर PCl3 PCl5 वो क्रिया करते हैं, वो भी क्लोराइड बनाते हैं, इससे भी क्लोराइड बनता है। तो इसको श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, बेस्ट क्यों माना जाता है? इसको बेस्ट मानने का कारण ये है बच्चों कि इसमें जो क्लोराइड बनता है उसके साथ में दोनों जो सह उत्पाद बनते हैं। देखो जिस उत्पाद को बनाने के लिए हम अभिक्रिया कर रहे हैं उसको तो हम कहते हैं मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट,
और उसके साथ में जो दूसरे उत्पाद बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं सह उत्पाद, को प्रोडक्ट। इसमें दोनों जो सह उत्पाद हैं वो गैसीय हैं। तो जैसे क्लोराइड बनता है, दोनों गैसीय उत्पाद हैं, ये तो वायुमंडल में चले जाते हैं और हमें हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। बाकी जितने भी विधियां हैं ना, वो HCl से अभिक्रिया PCl3 PCl5, उनमें सह उत्पाद भी साथ में मिक्स रहते हैं, तो बाद में उनका सबका पृथक्करण करना पड़ता है। इसमें पृथक्करण की जरूरत ही नहीं है, सह उत्पाद गैसीय होने के कारण अपने आप वायुमंडल में चले जाते हैं और हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो हमें प्योर शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए तो क्लोराइड बनाने की यह श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि सह उत्पाद गैसीय होते हैं, अतः RCl शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चों बात? चलिए अब इसमें ये कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर एक दो अभिक्रिया और आपने लिख के देख लिया अपने रफ कॉपी में। जैसे ROH की जगह मान लीजिए आपने ले लिया C2H5OH, SOCl2 के साथ अभिक्रिया हो गई, पिरिडीन इसमें उपस्थित है, तो R की जगह अब क्या हो जाएगा C2H5, तो C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। इस तरह से हमें ये जो मूल अभिक्रिया आपको बताई उस पे एक दो उदाहरण अपने को अपने लेवल पे देख के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि ये एल्कोहल लें तो कौन सा हैलाइड बनेगा, ये लें तो कौन सा हैलाइड बनेगा। क्लियर है बात? ये समझ में आ गई आपकी बात? चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं बच्चों इसके बाद, और वो है अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया का जानते हैं फॉर्मूला आप क्या होता है, NH3। तो अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया होगी इसकी एल्कोहल की शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में NH3 के साथ जब क्रिया होती है तो प्राथमिक एमीन बच्चों 1 डिग्री एमीन बनती है इसमें। और 1 डिग्री एमीन की खास बात होती है कि उसमें क्रियात्मक समूह होता है NH2 एमिनो, NH2 एमिनो क्रियात्मक समूह जिसमें होता है उसको कहते हैं 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। जब भी किसी एल्कोहल की शुष्क ZnCl2 वही काम करेगा, जल का अणु एब्जॉर्ब करने का काम करेगा ताकि अभिक्रिया अग्र दिशा में स्पीडली होती रहे। तो एल्कोहल की शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में अगर अमोनिया के साथ अभिक्रिया हो जाए तो 1 डिग्री एमीन बनेगी। रिएक्शन लिख लें इसकी बच्चों। चलिए ROH। अब NH2 है, उसका एक हाइड्रोजन जल के अणु के रूप में निकलेगा, तो मैं एक हाइड्रोजन को अलग लिख लूं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने अमोनिया को। अमोनिया में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन है, 2 ये रही एक ये रही, ये जल का OH, ये अमोनिया का H, ये मिलकर बनानेंगे जल, और पीछे बच्चों क्या रह गया, R पे क्या जुड़ जाएगा, NH2, RNH2 प्लस H2O, यानी ये बन गई 1 डिग्री एमीन। अब H2O निकल रहा है, इसलिए हमने इसमें काम में लिया है ड्राई ZnCl2। ड्राई ZnCl2 शुष्क जिंक क्लोराइड जल के अणु के निष्कासन में मदद करता है, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा में तेजी से होती है। तो 1 डिग्री एमीन इसकी बन गई। अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लें इसमें। चलिए हमने ले लिया एथेनॉल, अभिक्रिया करवा दी अमोनिया से, जल बन गया यहां पर ड्राई ZnCl2 बच्चों हमने लिया ही है, ड्राई ZnCl2। तो क्या बन गया ये देखो C2H5, ओ सॉरी यहां NH3 कर दिया क्या, C2H5NH2 प्लस H2, तो ये अपनी बन गई एथिल एमीन, एथिल एमीन। और ये शुरू में बात आपकी क्लियर कर दी कि जिस एमीन में NH2 समूह होता है वो हमेशा 1 डिग्री एमीन होती है।
है। 2 डिग्री में NH होता है, 3 डिग्री में केवल N होता है। तो NH2 अगर उसमें है तो वो 1 डिग्री अमीन है, और NH2 समूह देने का काम कौन कर रही है? अमोनिया। अमोनिया का एक हाइड्रोजन तो निकल गया और NH2 जुड़ गया, तो NH2 जुड़ गया तो 1 डिग्री अमीन है, बन गई। क्लियर? ओके, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। और देखो भाई, आगे बढ़ते बढ़ते इस कैटेगरी की जो लास्ट रिएक्शन है बच्चों, वहां तक पहुंच गए अपन। और लास्ट रिएक्शन इसकी है रिडक्शन, अपचयन। अपचयन का मतलब नाम लेते ही आप समझ गए कि इसमें अपचयन होगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। यही तो होता है अपचयन में, या तो ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। इसमें एल्कोहल का अपचयन करवाएंगे बच्चों लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की सहायता से, यानी रेड पी। फास्फोरस के बहुत सारे अपरूप होते हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। उसमें से जो लाल फास्फोरस है वो लेंगे, साथ में HI। तो फास्फोरस और आयोडीन क्रिया करके आयोडाइड बना लेंगे, फास्फोरस का आयोडाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन दे देगा। जो हाइड्रोजन देता है वो क्या होता है? अपचायक। तो इस अभिक्रिया में अपचायक का काम कर रहा है लाल फास्फोरस प्लस HI। चलिए, इससे एल्केन बनेगी। एल्केन कैसे बनेगी बच्चों, देख लेते हैं, फटाफट इसको समझ लेते हैं। ये तो अपना एल्कोहल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई HI से, और साथ में लाल फास्फोरस लेना है इसमें। ये देख लो बच्चों क्या क्या अभिक्रिया इसमें हो जाएगी। इसके लिए बच्चों HI के 2 अणु लेने होंगे अपने को, और 2 अपन लेंगे। तो ये कैसे कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लें। टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 3 है बच्चों, एक ये है, 2 ये है। इनमें से 2 हाइड्रोजन तो जल का अणु बना लेंगे, ठीक है। तीसरा हाइड्रोजन एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा तो RH। 2 हाइड्रोजन बना लेंगे जल, और 2 आयोडीन परमाणु हैं वो बना लेंगे आयोडीन का अणु। ये हो गई अपने मेन प्रोडक्ट एल्केन। कंपेयर करो बच्चों, ये इसको लेकर हम चले थे, इसमें बदल गया। ROH हमने लिया था, RH बना। बताओ क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंज है इन दोनों को? देखो आप, ROH RH, ऑक्सीजन हटी है, और किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का हटना बच्चों क्या कहलाता है? अपचयन। तो हो गया अपचयन इसका। तो एल्कोहल का जब लाल फास्फोरस और HI की सहायता से अपचयन किया जाता है तो एल्कोहल की जो ऑक्सीजन है वो जल के रूप में निकल जाती है, और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लें इसका एक। चलिए एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल बहुत बार ले लिया, हर बार एथेनॉल। चलिए दूसरा लेते हैं एक, अब की बार मैं लेता हूं प्रोपेनॉल। C3H7OH। प्रोपेनॉल लिया बच्चों मैंने, ठीक है। अच्छा, HI, रेड पी की प्रेजेंस, और ये बच्चों C3H7 तो है, एक हाइड्रोजन और जुड़ रही है, तो क्या लिखेंगे इसको हम? C3H8। क्लियर है बात? चलिए H2O प्लस I2 क्या बन गई बच्चों? प्रोपेन। इस तरह से एल्कोहल का लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन होता है तो उससे एल्केन बनती है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी जो अपनी कैटेगरी है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल का जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो जब टूटता है, यानी पूरा का पूरा OH समूह हट जाता है, उसके स्थान पर नया समूह आ जाता है, उस श्रेणी की पूरी रिएक्शंस हमने इस आज के लेक्चर में देख ली। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें नेक्स्ट जो कैटेगरी है एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो हम कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसके सारे कंसेप्ट को समझें, इसके नोट्स बनाएं, इन पे निर्भर जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप हल करें, और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझे बताएं।
ठीक है, पढ़ते रहें इसी प्रकार से, लगे रहें, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट।